नमस्कार। मैं अशोक राज, आप सबका अशोक राज आईएएस अकादमी में स्वागत है। ये जो प्रश्न बनाया गया है बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज चलाते हैं उनका अध्ययन किया, साथ में लक्ष्मीकांत का और संविधान बाइलैंग्वेज, इन पे मैंने सोचा छोटा छोटा प्रश्न, मात्र 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही दिया जाए और लड़का उतने ही समय में, स्टूडेंट जो विद्यार्थी है उतने ही समय में क्वेश्चन को हल करें, थोड़ा थोड़ा करके। हालांकि स्टूडेंट हिंदी मीडियम का उबने लगता है, उबने की आवश्यकता नहीं। और मैं अगली बार प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस के लिए टीम मेरे पास तैयार हो रही है, ऑथेंटिक टीम जो वास्तव में कार्य कर सके, बहुत कम दाम में, बहुत कम पैसे में प्री का, प्रीलिम्स का तथा मेंस का टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। और अभी हाल ही में इसी महीने में ही 1-2 दिन में ही शुरू होने वाला है यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी यूपी में, साथ में बीपीएससी का प्री अर्थात पीटी का टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दाम में ये मैं शुरू कर रहा हूँ। इस पे आपको हर जगह लगभग सेंटर, कई सेंटर बना रखे हैं, हर सेंटर पर उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम दाम में। मान के चलिए इंडिया में सबसे कम दाम में और सबसे अच्छा कंटेंट। अब ये प्रश्न को आप देख सकते हैं, प्रश्न मैंने कुछ विजन से उठाया है, उसमें कुछ चेंजिंग किया है और जो उसका मटेरियल, जो उसका डिफिनीशन, जो एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ से भी कुछ उठाया है। अब ऐसे नहीं उसी का उठाया है, जो हमको लगा ये काम लायक है ये पूछे जा सकते हैं और जिसका करंट में रोल रहा है उसी को उठाया। जैसे हमारा संविधान लगभग 60 देशों के संविधान से लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर क्या है 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रावधान लिया गया है। तो भारत शासन जो अधिनियम 1935 से लिया गया उस पर भी आलोचनाएं आता है कि वो तो ब्रिटिश शासन का एक हिसाब से था, है सब चीज़ सही, लेकिन जो भारतीयों के अनुकूल था उसी को हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे वक्ताओं ने, जो संविधान के विधि के जानकार थे, भारतीयों के अनुरूप जो था उसी को लाने का प्रयास किया गया है, उसी को लाया गया है। तो ठीक उसी तरीके से मैंने वही लाया है जिसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है 2024 पीटी में। तो फालतू बात मैंने अब तक बता दिया, लेकिन उपयोगी भी था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन 1 लिखा है, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। विचार नहीं करना, ध्यान देना है। लिखा है ए में, भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है। अब देखिए, जिनको ये समझ में न टर्मोलॉजी आए, बगल में, बगल मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बगल में जो बैठा है या बैठी है, बगल मतलब उसके बगल में जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखा गया है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश सपोर्ट कभी कभी करता है। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश इतना आना चाहिए। तो भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है। पहला स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट क्या कहता है, राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति में, विभाजन की स्थिति में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति होने पर, यहाँ पर होगा विभाजन की स्थिति होने पर, विभाजन की स्थिति होने पर
प्रतीक का जो उसमें सिंबल है, प्रतीक से संबंधित विवाद पर उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। जैसे मान लीजिए कोई सपा पार्टी है, या बीएसपी पार्टी, या बीजेपी, या कांग्रेस, या आप, या कोई भी पार्टी, उसमें विभाजन हो गया उसके दलों में, तो एक दल को तो एक प्रतीक चिन्ह मिलेगा, तो जो विभाजित हुआ उसको कौन सा मिलेगा, उसका निर्णय कौन करेगा? तो वो विवाद है, उस विवाद पर उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। ये स्टेटमेंट में लिखा गया है। लिखा गया उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऐसे स्थिति में देखिए जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें क्या लिखा पहला स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट में क्या है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान अगर देखेंगे तो इसमें निर्वाचन आयोग को, दलों को जो निर्वाचन देने की शक्ति दिया गया है, ये गलत लिखा गया। भारत का संविधान में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत का संविधान केवल निर्वाचन आयोग के गठन का, उसके सदस्यों का, इन सब का उल्लेख किया है। बाकी जो है संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने 1968 में, 1968 में उसमें नए प्रावधान लाए, जिसमें जो पैरा जो है 15 जो है, उसमें लिखा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन आवंटित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब संसद ने, इसका कहने का मतलब क्या है, संविधान में मूल उल्लेख था कि नहीं, संविधान अधिकार नहीं दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का जो अधिकार है, ये भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। संविधान में इस तरीके का उल्लेख ही नहीं। कौन दिया है इस तरीके का? यदि उल्लेख किया है तो भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने बाद में इसको लाके इसमें अधिकार इसको दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाद में इसको अधिकार दिया गया। इसलिए ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है ये गलत है, रॉन्ग है, इज नॉट ट्रू। ए वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब बी पे आते हैं। राजनीतिक दलों में विभाजन की स्थिति में इसमें उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ना होगा ना उच्च न्यायालय होगा, बल्कि विभाजन की स्थिति में विवाद होने पर निर्णय कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर डिसीजन लेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट भारतीय संविधान में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है, अधिकार नहीं दिया गया था। दिया किसने अधिकार है? इंडियन पार्लियामेंट ने। बाद में कानून पहले 1951 में बना है, फिर बाद में 1968 में कानून बना, तो 1968 का ताज़ा कानून है। इसके बाद में अभी कोई कानून नहीं बना इस संदर्भ में। तो इसलिए कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक और ना तो दो। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर होगा। यहां तक सबके समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप जो विजन का टेस्ट सीरीज है उसमें भी मिला सकते हैं, या कोई भी किताब XYZ। मैं विजन का इसलिए नाम लिया हूं क्योंकि ज़्यादातर लड़का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन विजन में सही एक्सप्लेनेशन ठीक तरीके से उन्होंने व्यक्त नहीं किया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा। लिखा सही, लेकिन समझाने का जो तरीका, लिखने का जो तरीका वो सही नहीं, केवल लिख दिया है। जबकि लिखना चाहिए कि भारत का जो संविधान है निर्वाचन आयोग को ये शक्ति नहीं देता है, बल्कि ये शक्ति बाद में संसद ने, ये जो अधिकार दिया बाद में संसद ने अधिकार दिया है कानून बनाकर। भारतीय संविधान में इस तरीके का उल्लेख नहीं था, ऐसा लिखना चाहिए था। तब ज़्यादातर हिंदी मीडियम के जो लड़के बेल्ट हैं, हिंदी मीडियम से, वो समझ सकते हैं। अब हिंदी मीडियम वाला कहेगा मैं इतना जानता हूँ, मैं समझता हूँ, उसके अंदर ईगो भरा है। इसीलिए 2023 के अंतिम रिजल्ट में हम जब परिणाम में देखते हैं, मात्र 42 लोग, 1016 लोग पास होते हैं, जिसमें मात्र 42 लोग हिंदी मीडियम के लोग पास होते हैं। उसमें भी
एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका ऑप्शनल केमिस्ट्री इंग्लिश में था। कारण क्या है, हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है उसके अंदर इतना ईगो भरा है, अपने को क्या समझता है, बाद में जब प्री का एग्जाम आएगा तो कहेगा अब की बार तैयार नहीं, अगली बार दूंगा, फार्म ही नहीं भरा हूं, भरा रहेगा, कहेगा फार्म ही नहीं भरा हूं। शर्म वाली बात नहीं, जो शर्म करता है उसके लिए नुकसान है, बेइज्जती करता है, बेइज्जती सोचता है, उसके लिए नुकसान है। आप फायदे में तब होंगे जब आप यूपीएससी क्रैक करके निकलेंगे। आप अपने पे संकल्प रखिए कि मुझे यूपीएससी 2024 में, जिनको 2025 में देना है, 2025 में क्रैक करेंगे। 100% दृढ़ संकल्प लीजिए और अपने अंदर से ईगो एकदम से हटा दीजिए। जहां तक मेरा विचार है, मैं अपने विचार को ही व्यक्त कर रहा हूं। आगे मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया क्या है। वित्त आयोग के संदर्भ में, इसमें वित्त आयोग के संदर्भ में दिया गया है। तो वित्त आयोग जो है, इसमें कह रहे हैं वित्त आयोग के संदर्भ में, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक ए जो लिखा है, संविधान में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ए स्टेटमेंट 1 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 1। वित्त आयोग के संदर्भ में पूछा गया है, संविधान में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य के साथ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट 1 लिखा गया, ए लिखा गया। फिर बी क्या कहता है? आयोग जो है, आयोग मतलब वित्त आयोग, पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति, ये टेक्निकल शब्द है। अनुपूर्ति मतलब होता है, इंग्लिश में जब देखेंगे सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट मतलब सप्लाई से एक हिसाब से। अनुपूर्ति मतलब अन्न धन, देखिए हिंदी में अगर इसका निकालेंगे, अनुपूर्ति मतलब अन्न धन आपूर्ति। तो आपको जब संधि विच्छेद करने लगेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए संधि विच्छेद ना करके उसका क्या देखें, इंग्लिश वर्जन। अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, इसका मतलब जो है, जो स्टेट है उसका संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की संशोधित करता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं हटूंगा। लिखा है आयोग के, क्या लिखा है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अहर्ताओं का निर्धारण भारतीय संसद करती है, भारतीय संसद द्वारा किया जाता है, ये लिखा गया है। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताओं का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो स्टेटमेंट लिखा गया था, इसमें लिखा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ध्यान ये देना है कि सही नहीं ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या था, भारत में जो संविधान में एक अध्यक्ष तथा अन्य 4 सदस्य होंगे, इसमें जो ए स्टेटमेंट था, ये जो है एकदम राइट है, ये क्या है, एकदम से सही है। बी क्या लिखा है, आयोग जो है, जो वित्त आयोग है, वो पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि का के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों का जो रिकमेंड करेगा, संशोधित करेगा, रिकमेंड। तो बी वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। बी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सी क्या लिखा है, सी में लिखा था आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो उसकी अहर्ता है, जो उसकी योग्यता है, उसका निर्धारण इंडियन पार्लियामेंट करती है। इंडियन पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, ना कि जो है वित्त आयोग, ना कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति अगर दे दिया गया, लड़का कंफ्यूजन होगा, स्टूडेंट, लड़का का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स सबसे है, स्टूडेंट से कंफ्यूजन होगा, इसलिए इंडियन पार्लियामेंट होगा। ये भी स्टेटमेंट सही लिखा गया है। और इसमें लिखा कौन सा कथन सही नहीं है, तीनों के तीनों सही लिखे गए हैं। अब पूछ रहा कौन सा सही नहीं लिखा, तो ए ऑप्शन इसका होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी। डी में लिखा नन भी लिखा है और सभी भी लिखा है, तो नन का मतलब है नहीं, तो सभी वाला उत्तर से होगा, यानी कि कोई इसमें ऐसा है जो सही कारण सही नहीं है, तो ये चार इसमें सब सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। कोई क्वेश्चन न उठाए, इसीलिए डी पर मैंने दो तरीके का प्रश्न बना दिया है, नन आबलिक सभी। यहां तक सबके समझ में आ गया, इसी को कहते हैं क्लेवर, चालाकी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 की ओर मैं चलता हूं, 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की ओर चलता हूं, 3 में क्या लिखा है, निम्न राज्यों पर विचार करें। कंसिडर्ड ऑन बिलो इज गिवन बिलो स्टेट, जो नीचे के राज्य दिए गए हैं उन पर क्या करना, कंसिडर करना है, विचार करना है। ए में लिखा है मध्य प्रदेश, बी में लिखा है छत्तीसगढ़, सी में लिखा है उड़ीसा और डी में लिखा है बिहार। ये 4 लिखे गए हैं। अब इसमें से देखिए क्या लिखा है, इन चारों की अगर बात करेंगे, इन चारों में अगर बात करेंगे तो इन चारों में देखिए क्या होता है, अगर बात करेंगे, लिखा भारत का संविधान कितने राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कितने राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। देखिए अगर शुरुआत में बात करें, शुरू में अगर बात करेंगे तो केवल 3 ही राज्य थे। कितने राज्य थे, केवल 3 ही राज्य, मध्य प्रदेश था, बिहार था और कौन था, छत्तीसगढ़। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ ही है, 1 मिनट देखना पड़ेगा। तो जो 3 राज्य थे शुरुआत में जो लाया गया था, 3 राज्यों के लिए ही था। कौन कौन 3 राज्य थे, एक मध्य प्रदेश था, दूसरा अगर बात करेंगे, तो उसमें कौन सा था, तो एक मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से, और दूसरे की अगर बात मैं करता हूं, दूसरा कौन है, बिहार है, और तीसरा उड़ीसा है। बिहार, उड़ीसा और कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्य थे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया था। बाद में जब देखते हैं, इन तीनों में से बिहार को 2006 में 94वां संविधान संशोधन हुआ। 94वां संविधान संशोधन होता है, और एक कब होता है, 2006 में, जिसमें बिहार से जनजाति कल्याण मंत्री के जो प्रावधान था, पद का प्रावधान था, उसको हटा दिया गया और 4 राज्यों को इसमें जो है शामिल कर लिया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो 4 राज्य कौन कौन हो गए हैं, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 राज्य। इसमें से बिहार हट गया है, इसलिए इसमें कह रहा है कितने राज्यों में, तो कितने राज्य होंगे, बिहार हट जाएगा तो केवल 3 राज्य होगा। केवल कितना राज्य होगा, 3 राज्य। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। सी इज द राइट आंसर। अगर झारखंड दिया होता तो झारखंड हो जाता। और शुरुआत में अगर बात करते हैं 2006 के पहले या किस राज्य से हटा दिया गया है, तो बिहार को अब जनजाति कल्याण मंत्री से हटा दिया गया है। यहां तक सबके समझ में आ गया है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। अगले प्रश्न में क्या कहता है, अगले प्रश्न में लिखा क्या गया है, इसमें प्रश्न में लिखा गया है भारतीय संसद के संदर्भ में
अवकाश पद का सबसे श्रेष्ठ वर्णन हो सकता है? क्या हो सकता है? भारतीय संसद के संदर्भ में पूछा जा रहा है, पद का सबसे श्रेष्ठ वर्णन क्या हो सकता है? तो यह संसद के 17वां तथा नए सत्र में इसके पुनः संवेत होने के बीच की अवधि है। बी में लिखा है यह संसद के स्थगन तथा अगले दिन इसके पुनः संवेत होने के बीच की अवधि है। इसमें एक शब्द, टेक्निकल शब्द जो मिल रहा है, संवेत शब्द मिल रहा है, संवेत। तो उस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी पहले एक बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा संवेत का तो उसका इंग्लिश देखिएगा। यह संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल है। देखिए, संसद के जो भी 2 सत्र होते हैं उनके बीच जो अंतराल होता है 6 माह से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसमें लिखा संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल है, और होना क्या चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए तो सी तो ऐसे चला गया, सी तो ऐसे समाप्त हो गया। यह संसद के शीतकालीन सत्र और बजट सत्र के बीच का अवधि, ऐसा इस प्रकार का कहीं आपको उल्लेख मिला ही नहीं होगा, शीतकालीन और बजट के बीच का। तो डी भी आपका आंसर चला गया। अब बचता है ए और बी। अब देखिए, जो अवकाश पद है, अवकाश जब पढ़ेंगे तो जो समय हमारे पास सुबह के पहले, जो दोपहर के पहले का जो मीटिंग होता संसद में, और दोपहर के बाद में जो मीटिंग होता है, एक मीटिंग देखेंगे, मान के चलिए जो है 1 बजे तक होता है, 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक लगभग, 10 नहीं 11 से 1 बजे तक इस तरीके का है। तो और दूसरा अगर देखेंगे तो एक जो दोपहर में, जो दोपहर के पहले पहले जो मीटिंग होता है, 10 नहीं है, 11 बजे से 1 बजे, 2 घंटे का, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का मीटिंग होता है, और प्रत्येक दिन ऐसा मीटिंग होता है, और 1 घंटे लंच का पीरियड होता है, यानी कि 1 से लेकर 2 बजे तक लंच रहता है, अपना भोजनावकाश रहता है, भोजनावकाश, भोजन का अवकाश। फिर 2 से लेकर 6 बजे तक, यानी कि 4 घंटा डेली की डेली मीटिंग होता है। तो बीच में जो भोजनावकाश है वही अवकाश है। यहाँ संसद के 17वां, जो 17वां सत्र चल रहा, तथा नए सत्र में इसके पुनः संवेत होने के बीच की अवधि को दिखाता है। तो जो अवकाश पद है संसद का, जो 17वां होता है तथा नए सत्र में इसके पुनः जब संवेत होता है, तो दोनों के बीच का जो अंतराल होता है वो अवकाश है। और एक अवकाश जो मैंने बताया दोपहर वाला, 1 बजे से 2 बजे का बीच होता है। तो ए इसका जो उत्तर होगा तो ए ही होगा। ये ए वाला जो होगा क्या है, यही सबसे अच्छा उदाहरण है। क्लियर हो गया? ए इज द राइट आंसर होगा। अब 5वें प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखते हैं, लिखा निम्न कथनों पर विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं कर सकता, हालांकि मतों की बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। ऐसा स्टेटमेंट ए लिखा गया है। बी में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार में मतदान न करना उसके पद को निष्पक्ष बनाता है। सी ऑप्शन क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किया जाता है। और डी ऑप्शन में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपायुक्त नहीं होना चाहिए, लिखा होना चाहिए उपरयुक्त के आधार पर। उपायुक्त लिख दिया है तो उपरयुक्त होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उपरयुक्त होगा। उपरयुक्त के आधार पर, उपरोक्त नहीं। उपरोक्त जो होता है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, उपरोक्त। उपरयुक्त होता है वर्तनी की दृष्टि से सही। वर्तनी को भी ध्यान देना है। हिंदी मीडियम का बहुत से स्टूडेंट वर्तनी गलत लिखता है, बहुत गलत लिखता है। राइटिंग मान लीजिए बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ने योग्य, लेकिन वर्तनी तो शुद्ध होनी चाहिए।
तो उपर्युक्त के आधार पर निम्न में से कितने कथन गलत लिखे गए। इसमें पूछा गया कौन गलत है, सही नहीं पूछा है, ध्यान देना ये है, सही नहीं पूछा है, पूछा कितने कथन गलत लिखे हैं। या ऐसा दे सकता कौन कौन कथन गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ये एकदम सही है, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको बराबरी की स्थिति में, यदि दो पक्ष में बराबर कोई विधेयक आया है पार्लियामेंट में, यदि कोई विधेयक आया है, कोई बिल आ गया है, बिल मतलब विधेयक आया है और वो बिल पास होना नहीं चाह रहा है, राज्यसभा में जितने लोगों ने कहा उतने लोकसभा में, दोनों की बराबरी स्थिति में मतदान हुआ, या लोकसभा और राज्यसभा में देखेंगे जितना पक्ष वोट कह रहा है उतने विपक्ष भी कह रहा है, वही कंडीशन राज्यसभा में भी है, जितना पक्ष चाह रहा है उतना विपक्ष भी, पक्ष और विपक्ष के दोनों बराबर हैं। ऐसे में तब लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करेगा और जो उसका वोटिंग है वही निर्णायक मत करेगा। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए एक तरफ इन द प्रेजेंट टाइम मोदी जी हैं, दूसरी तरफ सरकार राहुल गांधी की है विपक्ष में, दोनों लोग मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, दोनों लोग बराबर दे रहे हैं वोटिंग, तब ऐसी स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय मत करेंगे। तो स्टेटमेंट एक सही है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार में मतदान न करना उसके पद को निष्पक्ष बनाता है, एकदम एक्यूरेट सही लिखा है। और लिखा है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं गलत लिखा है, प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर इसीलिए बनाया ही जाता है केवल लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, और जो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जितने लोग लोकसभा में चुने गए हैं, जितने भी लोकसभा में चुने गए हैं, उन्हीं में से एक को एडवांस तुरंत प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर जो है उन्हीं सदस्यों में से कुछ ही समय के लिए, कुछ ही समय के बाद में, मान के चलिए तुरंत कहिए, एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जो लोकसभा का होता है वही लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर करता है तो इंग्लिश, इसको इंग्लिश वाला ही हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। मान लीजिए उसका हिंदी का भी गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश देखिए प्रोटेम स्पीकर। तो स्टेटमेंट क्या है, सी जो है क्या लिखा, गलत लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। जितने भी अंतरिम मंत्री हैं, अंतरिम तो कोई शब्द होता नहीं हमारे प्रशासन में, जो प्रशासनिक लैंग्वेज, अंतरी का कोई मतलब नहीं है। लोग ऐसा बोल देते हैं अंतरिम मंत्री, तो अंतरी का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमको अभी से ही अपनी वाणी को सही तरीके से प्रयोग करना है, सही तरीके से बोलना, ताकि इंटरव्यू में या इथिक्स के 4 पेपर में हम सही से प्रदर्शन कर सकें। जितने भी मंत्री हैं सभी शपथ लेते हैं, कुछ राष्ट्रपति के सम्मुख, कुछ राज्यपाल के सम्मुख, अलग अलग। कोई ऐसे भी होते हैं जो उपराष्ट्रपति के या सुप्रीम कोर्ट के, इस तरीके का सबका अलग अलग है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते। ये भी स्टेटमेंट क्या लिखा, गलत लिखा है। क्लियर हो गया? कितने कथन गलत लिखे हैं? तो 2 कथन, केवल 2, ओनली 2। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। यहां तक सबके समझ में आ गया? तो 5 क्वेश्चन पे मैंने समय जरूर लिया है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश किया है, आपकी मनोबल को बढ़ाने के लिए किया है। इसमें से अगर 5 में से आपने 2 भी सही किया तो भी मान के चलिए, अपने को मान के चलिए कि हम यूपीएससी के पीटी निकालने के योग्य हैं। अगर 1 सही किया है तो मान के चलिए हम इस बार नहीं निकाल पाएंगे। 2 आपने सही कर दिया है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, 3 भी सही कर सकते हैं, 4 भी सही कर सकते हैं, 5 के 5 सही कर सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं बनाया है क्वेश्चन। क्लियर हो गया? मैं मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहा हूं और एकदम एक्यूरेट सही है। अगर 2 क्वेश्चन सही किया तो मान के चलिए इस बार मैं पीटी निकाल दूंगा। अपनी को ही मान के चलिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात अपनी, मतलब मैं तो 45 प्लस हूं। यहां तक क्लियर हो गया? धन्यवाद। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर सभी से ज़्यादा मित्रों में कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम लेते हैं अलविदा।